कहानी की शुरुआत एक लड़ाई से होती है जहां 5 योद्धा एक अकेले व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। वह व्यक्ति लाल डिजाइन वाली आर्मर पहने हैं और एक विशाल तलवार थामे हुए है जो घायल लगता है। जैसे ही वह घातक वार करने वाला होता है, एक युवक कहता है कि लड़ाई अब खत्म होती है। उसके साथी भी उसका साथ देते हैं और हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नीली केप वाले योद्धा की विशाल तलवार सूरज की रोशनी में चमकती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह अपनी तलवार जमीन पर जोर से मारता है, जिससे एक धमाका होता है और जमीन टूट जाती है। हम देखते हैं कि टारगेट बना युवक एक ही जगह पर खड़ा रहता है, जबकि उस पर कई हमले होते हैं। वह तुरंत हवा में छलांग लगाता है। वह अपनी बड़ी तलवार से सभी हमलों को चकमा देता है, इस तरह कि एक भी हमला उसे छू नहीं पाता। थोड़ी दूर एक लंबी बालों वाली लड़की अपनी शक्ति सक्रिय करती है ताकि नीली केप वाला योद्धा मजबूत बना रहे। हम जान पाते हैं कि उसने योद्धा को आशीर्वाद दिया है, जो अब पहले से ज्यादा दृढ़ दिखता है। वह फिर से वॉर करता है। फिर से एक बड़ा धमाका होता है जो ग्रे आर्मर वाले युवक को दीवार से टकरा देता है, उसे कोने में छोड़ते हुए। जब एक प्रकाश की लहर उसकी ओर बढ़ती है, सभी को चौंकाते हुए वह बस ऊब की नजरों से देखता है। वह सोचता है कि वह इस वार को नहीं रोक पाएगा। एक जोरदार टक्कर होती है और मलबा चारों ओर उड़ता है। हवा में उड़ता हुआ उसकी केप जल रही है। मेन कैरेक्टर सोचता है कि क्या सब कुछ खत्म हो गया। नीले आसमान की ओर देखते हुए वह कहता है कि शायद एक डीमन लॉर्ड के लिए यही उचित अंत है। जमीन पर गिरते ही वह चेतना में आता है और सोचता है कि इतनी आवाज क्यों आ रही है। अचानक एक आवाज कहती है कि जल्दी करो और काम खत्म करो, क्योंकि यह डीमन लॉर्ड है और कोई नहीं जानता कि वह अपनी शक्ति कब वापस पा ले। थोड़ा चकराया हुआ हमारा मेन कैरेक्टर उठकर बैठता है और सोचता है कि वह अब तक जिंदा कैसे है। उसके सामने नीली केप वाला योद्धा खड़ा है जो गंभीरता से देख रहा है और अगला कदम तय कर रहा है। जिच मुस्कुराता है और सोचते हुए कहता है कि वह कमीना सच में काफी हैंडसम है। नाराज होकर सुनहरे बालों वाला योद्धा जिचमूर को ध्यान देने को कहता है। फिर वह चेतावनी देता है कि वह सबको बताएगा कि जिच ने कितनी बुरी बातें की हैं। हमें पता चलता है कि जिच ने करुआमिन के ऑर्डर के सैकड़ों होली नाइट्स को मार डाला, जिसमें अच्छे लोग भी शामिल थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी बर्बरता तो अभी बाकी है। जिच उसकी बातें सुनना बंद कर देता है और सोचता है कि वह कितनी स्वाभाविकता से बोलता है। जब वह फिर से ध्यान देता है तो योद्धा कहता है कि किए गए पापों की सजा मौत है। गुस्से में जिच सोचता है कि उस व्यक्ति की बकवास सुनना कितना चिढ़ दिलाता है। भले ही वह सब सच है, लेकिन अगर वह बस ऐसे ही हार मान जाए तो डीमन लॉर्ड का उसका खिताब व्यर्थ हो जाएगा। जल्द ही उसे भाग्य को मोड़ने वाली की का उपयोग करना होगा ताकि वह अंतिम वार कर सके। हमें पता चलता है कि मेन कैरेक्टर के पास एक ऐसी तलवार है जो टारगेट का भाग्य बदल देती है। सामने खड़ा योद्धा न्याय देने के लिए तैयार होता है और कहता है कि उम्मीद है अगली जिंदगी में वह कुछ अच्छा करेगा। जवाब में जिच कहता है कि उसे मौका दिया गया है, लेकिन वह दिन आज नहीं है। हम देखते हैं कि चोट लगने के बाद भी जिच खड़ा हो जाता है और कहता है कि उसे पहले कुछ करना है। एक हाथ पीछे रखते हुए वह तलवार को सक्रिय करता है, जिससे एक चमकदार बैंगनी प्रकाश चारों ओर फैलता है। अपने प्रतिद्वंदी की आंखों में देखते हुए जिच कहता है कि यह उसका अंतिम वार है। सुनहरे बालों वाले युवक की आर्मर में एक छेद बनता है और वह समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि पेड़ की जड़ें उसकी त्वचा से निकलने लगती हैं। गुस्से में वह पूछता है कि जिच ने ऐसा कैसे किया। एक शैतानी मुस्कान के साथ वह जवाब देता है कि शायद उसका जादू असर कर गया। नीली केप वाला योद्धा हार नहीं मानता और फिर से अपनी तलवार से वार करता है, जिससे डीमन लॉर्ड की जान चली जाती है। सोचते हुए जिच कहता है कि उसने व्यर्थ में मृत्यु पाई, लेकिन कोई पछतावा नहीं है। हमें एक नए स्थान पर ले जाया जाता है। एक खिड़की से सूरज की रोशनी आती है जो दर्शाती है कि दिन की शुरुआत हो चुकी है। बिस्तर में जिच चिड़चिड़ाकर उठता है क्योंकि पक्षियों की आवाज ने उसकी नींद हराब कर दी। अचानक उसे एहसास होता है कि वह कहाँ है और वह चौंकता है जब अपनी चादर से ढंकी टांगों को देखता है। फिर वह अपने हाथों को देखता है और गर्दन तक ले जाता है जहां उसे घातक वार मिला था। जिच जल्दी से बिस्तर से बाहर निकलता है। एक आईने के सामने रुककर उसे एहसास होता है कि वह फिर से जवान हो गया है। वह याद करता है कि उसने फेट को मोड़ने वाली की का उपयोग किया था, लेकिन उसे यह याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। चारों ओर देखकर
ज़ाइच निष्कर्ष निकालता है कि वह अब अतीत में वापस आ गया है, जहां वह अभी भी अपने परिवार के साथ रहता था। अब उसका अगला कदम यह होना चाहिए कि वह फिर से उस की को हासिल करे। अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है जब ज़ेच अपने विचारों में उलझा होता है। कदमों की आवाज सुनकर वह सोचता है कि कोई उसकी नोबल फैमिली के सबसे बड़े बेटे के कमरे में घुसने की हिम्मत कैसे कर सकता है। एक सुनहरे बालों वाला लड़का आता है और उसे मालिक कहते हुए पूछता है कि वह अभी तक कमरे से बाहर क्यों नहीं गया। भले ही ज़िच को याद न हो कि वह युवक कौन है, वह मुस्कुराता है क्योंकि कम से कम वह उसे सम्मान दे रहा है। दरवाजे पर खड़ा युवक कहता है कि मेन कैरेक्टर आमतौर पर सुबह जल्दी उठता है क्योंकि वह अब उस स्थिति में नहीं है कि देर तक सो सके। ज़िच अपनी उंगली उठाता है और अपने सेवक को पास बुलाता है। युवक तुरंत आदेश का पालन करता है और पूछता है कि वह क्या चाहता है। चुपचाप मेन कैरेक्टर बस उसे घूरता है और फिर उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है। गाल पर हाथ रखते हुए लड़का पूछता है कि ऐसा क्यों किया गया। ज़िच पास आता है और उसके चेहरे पर काली छाया दिखाई देती है। सुनहरे बालों वाला लड़का समझ जाता है कि वह पूरी तरह फंस चुका है। अचानक बूट उसके शरीर से टकराते हैं और वह जमीन पर गिर जाता है। गुस्से में ज़िच उसके सिर पर लाते मारता है, लगातार वार करता है। लड़का उठने की कोशिश करता है और माफी मांगता है, लेकिन बाहर से एक आवाज आती है, क्या हो रहा है? लेकिन कोई फायदा नहीं। मेन कैरेक्टर पिटाई करता रहता है जब तक कि कोई कमरे में दाखिल नहीं हो जाता। सुनहरे बालों वाला लड़का जल्दी से सर हॉल्टन की बाहों में भागता है। वहां खड़े व्यक्ति ने सवाल पूछा, जिससे ज़ाइच को गुस्सा आता है क्योंकि वह अपमानित महसूस करता है। आह भरते हुए वह उनके पास जाता है। वह आदमी पूछता है कि लड़का जवाब क्यों नहीं देता। ज़िच व्यंग्य से कहता है कि हॉल्टन थोड़ा अभद्र है। हॉल्टन पूछता है कि क्या वह उसे भी पीटेगा। मुस्कुराते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि उसमें कोई बुराई नहीं दिखती, क्योंकि एक ऐसा कमीना जो अपने मालिक को नहीं पहचानता, उसे सबक सिखाना जरूरी है। योद्धा पूछता है कि क्या उसमें इतना दम है कि वह ऐसा कर सके। पीछे हटते हुए ज़िच कहता है कि वह सही कह रहा है। अभी वह उसे हरा नहीं सकता, लेकिन एक मास्टर के रूप में वह एक नौकर की अवज्ञा सहन नहीं कर सकता। गुस्से में हॉल्टन पूछता है कि लड़का जानता भी है कि वह किससे बात कर रहा है। अचानक एक मेजपोश उसकी ओर उड़ता है और उसका सिर ढक देता है। हॉल्टन संघर्ष करता है और पूछता है कि यह कैसी चाल है। घबराकर सुनहरे बालों वाला लड़का योद्धा का नाम चिल्लाता है। हम देखते हैं कि ज़िच हवा में प्रकट होता है और एक फूलदान से वार करता है। फूलदान हॉल्टन के सिर पर टूटता है। अपने हाथ पोंछते हुए ज़िच जमीन पर पड़े दुश्मन को देखता है और कहता है कि ताकत ही सब कुछ नहीं होती। सुनहरे बालों वाले लड़के की ओर देखकर वह कहता है कि अब वह फिर से वही कर सकता है जो पहले कर रहा था। लड़का पसीने पसीने हो जाता है। एक घूंसा फिर से उसके चेहरे की ओर उड़ता है। कमरे के बाहर मदद की चीखें सुनाई देती हैं। बाद में एक दूसरे स्थान पर ज़िच दो विशाल दरवाजों के सामने खड़ा होता है और याद करता है कि पहले वह इस कमरे में जाने से कितना डरता था। अब वह कहता है कि उसे कुछ महसूस नहीं होता। अंदर 5 लोग उसे घूरते हैं, जिनमें पीटा गया लड़का और हॉल्टन शामिल हैं, जो अब होश में आ चुका है। हॉल्टन की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह याद करता है कि एक लाल बालों वाला लड़का पहले ही बता चुका है कि यह मामला उसके पिता तक पहुंच चुका है। पिता यह जानकर बेहद निराश थे कि स्टील वॉल घर का एक नाइट इतनी शर्मनाक तरह से हार गया। हमें पता चलता है कि वह लाल बालों वाला लड़का स्टील वॉल है, ज़िच का सौतेला भाई। वह हॉल्टन के चेहरे पर हाथ रखता है और कहता है कि अगर उसने कुछ गलत नहीं किया तो उसे सिर ऊंचा रखना चाहिए। वह कहता है कि आखिरकार वे उसके सौतेले भाई से ही निपट रहे हैं। वर्तमान में सिंहासन पर बैठा आदमी कहता है कि ज़िच देर से आया है। वह और कोई नहीं बल्कि बॉर्डो स्टील वॉल है, ज़िच का असली पिता। ज़िच आंखें घुमाता है और पूछता है कि उसे क्यों बुलाया गया। उसका रवैया देखकर पिता गुस्से से आंखें सिकोड़ता है और पूछता है कि क्या उसने यह भूल गया है कि उससे सम्मान से बात करनी चाहिए। लेकिन ज़िच कहता है कि उसे कोई सम्मान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति कभी उसे अपना बेटा मानता ही नहीं। यह सुनकर बॉर्डो और भी नाराज होता है। बॉर्डो पूछता है कि क्या वह वास्तव में उसकी गद्दी का उत्तराधिकारी बनाना चाहता है। ज़िच पूछता है कि जब वह वारिस की बात करता है तो क्या सच में उसे अपना बेटा मानने की योजना बना रहा है। यह सुनकर ज़िच की सौतेली माँ फ्लोरल स्टील वॉल अपने पति के कंधे पर हाथ रखती है। वह कहती है कि उसने पहले ही ज़िच के बुरे व्यवहार के बारे में चेतावनी दी थी।
वह कहती है कि मेन कैरेक्टर हमेशा से ही असभ्य और बदतमीज रहा है। यह सुनकर जिच की मुट्ठियां भींच जाती हैं, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि यह महिला और उसका बेटा हमेशा उसे मिटाना चाहते थे। अपने रवैये को बदलते हुए वह झुकता है और कहता है कि सब कुछ एक गलत फहमी थी। फिर वह फ्लोरल को माँ कहकर मुस्कुराता है, ताना मारते हुए। फ्लोरल उसकी ओर गुस्से से देखती है। जिच पूछता है कि क्या उसे हॉल्टन और उस लड़के की वजह से बुलाया गया है। पीठ घुमाकर वह अपने पिता से माफी मांगता है और कहता है कि उसने गलती से तलवार उठा ली थी। दोनों, नौकर और नाइट, यह सब देखकर सोचते हैं कि अब क्या होगा। ऑनाडो और ग्रेग दोनों चौंक जाते हैं। जिच तलवार को सुनहरे बालों वाले लड़के की ओर घुमाता है। हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम हांस है, स्टील वॉल परिवार का सेवक। परिवार का मुखिया खड़ा हो जाता है और पूछता है कि जिच उसके सामने तलवार कैसे उठा सकता है। ग्रेग, उसका दूसरा बेटा, मुस्कुराता है। जिच कहता है कि जो स्टील वॉल के बालों का अपमान करता है वह मरेगा। वह कहता है कि उसे लगा यही बैठक का मकसद है। उसकी सौतेली माँ बहस में कूदती है और कहती है कि हांस ने कभी उसका अपमान नहीं किया। तलवार जमीन पर रखते हुए जिच पूछता है कि क्या वे कह रहे हैं कि वह झूठ बोल रहा है। घबराया हुआ हांस सोचता है कुछ भी गलत कहा तो सब खत्म। उधर डीमन लॉर्ड सोचता है कि काउंटेस हांस की इतनी रक्षा क्यों कर रही है। हॉल्टन आगे आता है और कहता है कि हांस सच बोल रहा है और जिच झूठा है। जिच मुस्कुराता है और कहता है कि उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। फ्लोरल पूछती है, क्या वह पूरी तरह से निश्चित है? हॉल्टन कहता है, हाँ, क्योंकि सच्चाई यह है कि जिच ने बिना वजह उन दोनों पर हमला किया। मजाक करते हुए मेन कैरेक्टर कहता है, कमाल है, तुम मानते हो कि तुम जैसे पर हमला हुआ? क्या तुम्हें कोई पछतावा नहीं? हॉल्टन जवाब देता है कि उसने बस सच कहा है। जिच फिर पूछता है, क्या हॉल्टन अब भी यही कहेगा कि वह निर्दोष है? अगर हाँ, तो फिर इसे ड्यूल से सुलझाया जाए। नाइट चिढ़ जाता है और पूछता है, क्या जिच मजाक कर रहा है? जिच तलवार उसकी ओर तान कर अपने पिता से पूछता है, क्या यही सही तरीका नहीं? फिर कहता है, अगर वह यह ड्यूल हार गया तो उसे उत्तराधिकारी बनने का मौका भी नहीं मिलेगा। पिता सहमत हो जाते हैं और ड्यूल की अनुमति देते हैं। तो गुस्से में हॉल्टन कहता है, वह अपने लॉर्ड का हर आदेश मानेगा। जिच मुस्कुराता है और अपने पिता का धन्यवाद करता है। जाते समय जाइज कहता है कि उसे बैटल के समय और स्थान की जानकारी दी जाए। भीतर ही भीतर बॉर्डो सोचता है, वह तो बस डांटना चाहता था और उसे कमरे में भेजना चाहता था, लेकिन यह तो परफेक्ट मौका है ग्रेग को उत्तराधिकारी बनाने का। जाते हुए जिच कहता है, शायद अब उसका मन बदल गया है, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि भले ही वह जीत जाए फिर भी उसे वह नहीं मिलेगा जो वह चाहता है। उसके पिता पूछते हैं कि वह किस चीज की बात कर रहा है। वह कहता है कि अब कुछ कहने को नहीं बचा, इसलिए वह उन्हें ड्यूल के दिन मिलेगा। घर के बाहर अपनी शक्तियों का परीक्षण करते समय जिच सोचता है कि अब वह एक 19 साल के लड़के के शरीर में है जो अतीत में बहुत कमजोर था और शायद सिर्फ अपने पिता की मंजूरी पाने की परवाह करता था। उसे तलवार चलाना तक नहीं आता था क्योंकि उसके पिता ने उसे फेंसिंग की क्लास लेने नहीं दी थी। उस समय उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके अंदर कितनी जबरदस्त और विनाशकारी शक्ति छुपी हुई थी। हमें पता चलता है कि हर इंसान के पास माना की एक सीमा होती है, लेकिन जिच की सीमा औसत व्यक्ति की तुलना में बेहद अधिक है। अपनी शक्ति का उपयोग करते समय जिच को सीने में दर्द होता है। अचानक एक विस्फोट होता है जो उसे पीछे की ओर फेंक देता है। जमीन पर पड़े हुए वह सोचता है कि उम्मीद के मुताबिक यह असंभव है कि वह तुरंत उस मानव स्तर तक लौट सके जो उसके डीमन लॉर्ड बनने के समय था। उसे उस स्तर तक पहुंचने के लिए कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा था और यह उल्लेखनीय था कि उसके साथ घटनाएं एक के बाद एक होती रही, जैसे कि किसी ने पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा हो। हमारा मेन कैरेक्टर जमीन से उठता है और ग्रे को आदेश देता है कि वो उस पर जासूसी करना बंद करे और वहां से चला जाए। उसका सौतेला भाई हैरान होता है कि उसे उसकी मौजूदगी के बारे में कैसे पता चला। एक पेड़ के पीछे से निकलते हुए वह पूछता है कि क्या जिच ने अंततः अपना माना जागृत कर लिया है और क्या उसे वाकई लगता है कि वो उस ड्यूल को जीत सकता है और अपने कौशल से टाइटल विरासत में ले सकता है। मुस्कुराते हुए ग्रे यह भी पूछता है कि उसका छोटा भाई अचानक इतना अलग व्यवहार क्यों करने लगा है, जब पहले वह हमेशा सिर झुकाकर रहता था ताकि बाद में उसे इनाम मिल सके। मेन कैरेक्टर अपने सौतेले भाई के पास जाता है और गंभीरता से उसकी ओर देखता है। चेहरे पर नसें उभरते हुए वह कहता है कि वह जानता है कि ग्रे डरता है कि जिच टाइटल विरासत में ले लेगा,
लेकिन लाल बालों वाला लड़का इस आरोप से इनकार करता है और कहता है कि अगर वह जिच जैसे किसी इंसान से नहीं निपट सकता तो उसे सच में टाइटल छोड़ देना चाहिए। जिच अपना हाथ उस युवक के कंधे पर रखता है और पूछता है कि क्या वह इसमें पूरी तरह से यकीन रखता है, क्योंकि अगर ऐसा है तो उसे अपने बड़े भाई की इच्छा पूरी करनी होगी और उत्तराधिकार के इस विवाद को उसी तरीके से सुलझाना होगा जैसे वह पला बढ़ा है। ग्रे उसका हाथ हटाते हुए पूछता है कि क्या वह सच में उसे ड्यूअल के लिए चुनौती दे रहा है। मेन कैरेक्टर फिर पूछता है कि उसका प्रस्ताव के प्रति उत्तर क्या है और उसका भाई जवाब देता है कि उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं है। जिच दूर जाते हुए कहता है कि फिर सब तय हो गया है और वह समय और स्थान चुनेगा। फिर जिच और हेल्टन के बीच ड्यूल का दिन आ जाता है। बैटलफील्ड के केंद्र में खड़ा व्यक्ति चिल्लाता है कि उसने जो लेसन लिया था उसे गंभीरता से लिया है, लेकिन अब उसकी बारी है कि वह उस लड़के को एक लेसन सिखाए। जिच को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि हाल्टन बोल क्या रहा है। कोई धीरे धीरे पास आता है। वह एक ग्रे बालों वाला नाइट है जो फिर पूछता है कि क्या हाल्टन तैयार है। वह आदमी तुरंत हाँ में जवाब देता है, जबकि मेन कैरेक्टर उसकी ओर व्यंग्यात्मक ढंग से देखता है। नाइट फिर घोषणा करता है कि ड्यूल शुरू हो गया है। बिना समय गंवाए दोनों आमने सामने चार्ज करते हैं और स्वॉर्ड फाइट शुरू हो जाती है। अपने प्रतिद्वंद्वी की मार को ब्लॉक करते हुए हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सब कुछ के बावजूद वह अभी भी एक नाइट है। यह सुनते ही कुछ हाल्टन के मन में ट्रिगर होता है और वह मुस्कुराने लगता है। फिर वह अपनी तलवार उठाकर घातक वार करने के लिए तैयार होता है। वह लड़के से पूछता है, अब कैसा लग रहा है? क्या तुम समझ गए कि अगर हम निष्पक्ष रूप से लड़ते हैं तो तुम कभी नहीं जीत सकते? वारों की एक श्रृंखला से जिच पीछे हटने को मजबूर होता है। नाइट एक और हमला करता है। उसकी तलवार अब लाल रोशनी से चमक रही है। सौभाग्य से मेन कैरेक्टर बचाव कर लेता है, लेकिन साफ दिख रहा है कि वह ठंडा पसीना बहा रहा है, जबकि हाल्टन मुस्कुराता रहता है। रिजर्व क्षेत्र में स्टील वुल्फ परिवार के सदस्य लड़ाई को देख रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर एक और वॉर झेलता है। एक आदमी बोर्डो से कहता है कि उसका बेटा उम्मीद से बेहतर कर रहा है क्योंकि उसने कई हमलों को ब्लॉक कर लिया है। फ्लोरालिन कहती है कि फिर भी नाइट के पास बढ़ते हैं। वृद्ध सहमत होता है, कहता है कि अंततः जिच ने कभी तलवार चलाना सही से नहीं सीखा। महिला उसे गुस्से से देखती है। लड़के का पिता चुपचाप देखता रहता है। दर्शक हाल्टन का नाम चिल्ला रहे हैं। वो कहते हैं कि वह लड़के को खत्म कर दे। मुस्कुराते हुए नाइट पूछता है, क्या मेन कैरेक्टर भीड़ की आवाज सुन सकता है, और कहता है कि अब उसका फर्ज है कि वह दर्शकों को वही दे जो वो चाहते हैं। फिर एक अलग चाल से वह लड़के की ब्लॉकिंग से मुक्त होता है और एक वार करने वाला होता है। वह आदेश देता है कि अगर लड़का अपने शरीर को सलामत रखना चाहता है तो तुरंत हार मान ले। लेकिन हमारी मेन कैरेक्टर अपनी नीली चमकती तलवार पकड़कर जवाब देता है कि हार मानना कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। अपने मन में जिच सोचता है कि उसे नहीं पता वो ट्रिक काम करेगी या नहीं, लेकिन उसे कोशिश करनी ही होगी। हाल्टन जिच को अपनी ओर बढ़ते देख हैरान होता है और समझ जाता है कि क्या होने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर एक स्किल का उपयोग करता है जिसे कहा जाता है एक्सटेंशन ऑफ द सेंसेस। नाइट के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। तेजी से हाल्टन सारी लाइट वेव से बचने की कोशिश करता है और सफलतापूर्वक बच निकलता है, लेकिन जमीन दरारों से भर जाती है। मेन कैरेक्टर अभी भी अपनी तलवार पकड़े कांप रहा है क्योंकि उसका मन अस्थिर और नियंत्रण से बाहर है। दोनों एक दूसरे को दूर से घूरते हैं। दर्शक हैरान हैं कि क्या उन्होंने सच में वो देखा। वह बूढ़ा नौकर सोचता है कि क्या वो सच में सेंस एक्सटेंशन टेक्निक थी, जिसमें व्यक्ति अपने शरीर और तलवार को मैना से सिंक करता है और उसे अपने हाथ पैरों का एक्सटेंशन बना देता है। हाल्टन सोचता है कि लड़के ने यह तकनीक कब सीखी। वह मानता है कि फिर भी लड़के के मैना प्रयोग में लय की कमी है, तो अब मजाक बंद करने का वक्त आ गया है। नाइट हमला करता है। उसकी तलवार से आग निकल रही होती है। वह एक जोरदार हमला करता है, लेकिन जिच आसानी से बच निकलता है। हाल्टन कहता है कि उसके पास एक और सरप्राइज है। वह चिल्लाते हुए कहता है कि वह देखना चाहता है कि लड़का इस वार से कैसे बचता है। इस बार जिच के पास कोई रास्ता नहीं है। एक बड़ी एक्सप्लोजन होती है। यह पियर्सिंग स्पेस नामक स्किल का असर था। जिच का शरीर जमीन में एक क्रेटर के बीच गिरा होता है। दर्शक चिल्लाते हैं कि उन्होंने हाल्टन से कुछ और उम्मीद नहीं की थी। हाल्टन मुस्कुराते हुए कहता है कि परिणाम तय हो चुका है और अब जिच को अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं। तभी कुछ जमीन से टकराता है। जिच की तलवार।
उठते हुए वह कहता है कि इस शरीर से वो टेक्निक्स से नहीं जीत सकता, लेकिन असली कॉम्बैट से जीत सकता है। बिना हिचकिचाहट वह नाइट की ओर पूरी स्पीड से दौड़ता है। वह अपनी तलवार जमीन पर घसीटता है, जिससे धूल उड़ती है और नाइट की आंखों में चली जाती है। मेन कैरेक्टर इस मौके का फायदा उठाकर अपने पूरे शरीर की ताकत से नाइट को जमीन पर पटक देता है। हॉल्टन अभी भी सांस ले रहा है और आंखें पोंछते हुए उठता है। गुस्से में वह कहता है कि वह हमला सिर्फ एक घटिया चाल थी, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि जिच की तलवार की नोक उसकी गर्दन पर है। लड़का पूछता है, क्या वो तब भी वही कहेगा जब असल जिंदगी की लड़ाई में हार गया? नाइट उसे घूरता है। बिना विकल्प के वह कहता है कि वह सरेंडर करता है। जिच कहता है कि वह इसलिए नहीं जीता क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर था, बल्कि इसलिए कि नाइट में एरोगेंस और डर था। अगर वह इस लेसन से सीखे तो वह और ताकतवर बन सकता है। ग्रे हेयर्ड नाइट विजेता घोषित करने के लिए आगे आता है। दर्शक और ग्रे दोनों बेचैन हो जाते हैं। फिर वह घोषणा करता है कि विजेता है जिच स्टीलवॉल। दर्शक नाराज होकर चिल्लाते हैं कि यह धोखा था। वे कहते हैं कि जिच ने नाइट्स कोड का उल्लंघन किया है। ऊपर बॉर्डो पूछता है कि उसके बेटे ने मना टेक्निक्स कब सीखी। नौकर कहता है, क्या आपने कभी नहीं समझा कि जिच में हमेशा से एक नेचुरल गिफ्ट था? ग्रे सोचता है कि यह असंभव है कि उसका सौतेला भाई अब भी खड़ा है। तभी कोई उसका नाम पुकारता है। बैटलफील्ड पर जिच उसे बुला रहा होता है क्योंकि अब उनका ड्यूल होना है। वह कहता है कि उसने पहले ही समय और जगह चुनने की बात कही थी। स्टील वॉल के मुखिया बाहें बांधे पूछते हैं कि वो किस बारे में बात कर रहा है। जिच कहता है कि वह क्यों अनजान बन रहे हैं जबकि उन्होंने खुद मंजूरी दी थी। लोग सोचते हैं, क्या वाकई दोनों भाइयों में काउंट टाइटल के लिए ड्यूल होने वाला है? लोग हैरान हैं कि जिच घायल होते हुए भी फिर से ड्यूल कैसे कर सकता है।